एक दिन एक फौजी को एक लड़की का कॉल आता है। वो कॉल पर पूछती है कि क्या मेरी बात संदीप कुमार से हो रही है। तो वो कहता है कि जी नहीं, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं किसी संदीप कुमार को नहीं जानता। इस पर लड़की कहती है नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे ये नंबर मेरे किसी दोस्त से या जानने वाले से मिला है और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये नंबर संदीप कुमार जी का ही है। इस पर थोड़ी बहस सी होती है। वो कहता है कि ये नंबर मेरे नाम पर है जो कि प्रदीप कुमार है और मैं जोधपुर में हूँ, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ और मैं किसी संदीप को नहीं जानता। इस 2-4 मिनट की बहस और बातों के बाद फ़ोन कट जाता है और तकरीबन 2 से 4 दिन के बाद दोबारा उसी नंबर से उस लड़की का कॉल आता है। तो वो लड़का फ़ोन उठाकर कहता है कि आपको उस दिन मैंने समझा दिया था कि मैं किसी संदीप को नहीं जानता, मेरा नाम प्रदीप है, तो दोबारा कॉल करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। इस पर वो लड़की कहती है कि कोई और लड़का होता जो लड़कियों की आवाज़ सुनकर अगर रॉन्ग नंबर गलती से लग जाता है तो वो लोग बार बार कॉल करते हैं और बहुत परेशान किया करते हैं, कभी मैसेजेस किया करते हैं, मगर आपने दोबारा मुड़ के कभी कॉल ही नहीं किया और आज इस बात को 4 दिन हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा आपके बारे में ये बातें अच्छी लगी तो मैंने आपको फ़ोन करना सही समझा और ऐसे ही बातों बातों में एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है वो हो जाती है। इस पर फौजी की जो तारीफ वो लड़की करती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लड़कियों की इज्जत करते हैं। इस तरीके की बातें सुनकर फौजी काफ़ी खुश हो जाता है और उससे बातों ही बातों में कई सपने देखने लगता है। उसे वो लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है। इस तरीके से पहले तो फ़ोन पर बातें हुआ करती थी, फिर व्हाट्सएप में चैटिंग हुआ करती, फिर धीरे से उन्होंने वीडियो कॉल्स चालू कर दिए और उस लड़के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था कि इतनी खूबसूरत लड़की जो फ़ोन पर बताती थी वो रियल में जब उसे देखता है तो वो उसे काफ़ी अच्छी लगने लगती है। फिर वो एक दूसरे की काम की डिटेल्स शेयर करते हैं। तो लड़का बताता है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और फिलहाल मेरी पोस्टिंग जोधपुर राजस्थान में है। तो उस पर लड़की भी कहती है कि मेरी पोस्टिंग फ़िलहाल बेंगलोर में है और मैं भी एक फ़ौजी ही हूँ, मगर थोड़े अलग तरीके के दोनों के काम करने के तरीके होते हैं। इस पर वो दोनों अपनी अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं। ऐसे कई डिटेल्स जो है, छोटी मोटी डिटेल्स वो उन लड़के से निकलवाती रहती है और लड़का भी दोस्ती के उसमें उसे सारी डिटेल्स बताता है। दोनों ने मिलने की जगह दिल्ली तय की थी। वो लड़का जोधपुर से दिल्ली जाता है और लड़की भी बेंगलोर से दिल्ली आने वाली थी। काफ़ी देर तक वो उसका इंतज़ार करता है और वो लड़की आती नहीं, कहीं दिखती नहीं। उस पर कुछ ही देर के बाद बहुत सारे ऑफिसर्स उस फौजी को घेर लेते हैं और उससे पहले तो नॉर्मली सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारा नाम प्रदीप कुमार है, क्या तुम जोधपुर में पोस्टिंग है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। सारे सवालों का जवाब देने के बाद वो फौजी कहता है कि आप लोग मुझसे इस तरीके की इंटेरोगेशन किस खुशी में कर रहे हैं। तो फिर वो उनके मुंह से जो सच्चाई वो सुनता है और उस पर देशद्रोह का जब आरोप लग जाता है, वो लोग उसे बताते हैं कि तुम इतने दिनों से जिससे बातें कर रहे हो, जिससे अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हो, अपने देश के सिक्योरिटी तुमने कॉम्प्रोमाइज़ की है। वो लड़की बेंगलोर में कोई फ़ौजी नहीं बल्कि वो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट थी और उसने काफ़ी जानकारी तुमसे जुटा ली थी। वो लोग काफ़ी दिनों से इसको ट्रैक कर रहे थे। खुफिया एजेंसीज जो होती हैं वो लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन किधर किससे कितनी बातें हो रही हैं और जब बातें नॉर्मल होती हैं तब तो वो लोग कुछ नहीं करते। बट जहाँ उन्होंने देखा कि ये पर्सनल डिटेल्स भी शेयर हो रही हैं और बातों ही बातों में उस लड़की ने बहुत सारी डिटेल्स हमारे तरफ से ले लिया था और उधर सूचना वो पहुंचा रही थी ऊपर। इस पर वो लड़का अरेस्ट हो जाता है। उस पर देश के साथ गद्दारी का आरोप होता है। उस पर कई कमेटी बैठती है कि वाकई उसे पता नहीं था वो लड़की पाकिस्तान की एजेंट है या वो भी मिला हुआ। इस तरीके के आरोप, उसका करियर कई हद तक खराब हो जाता है और वो लड़का काफ़ी मुश्किलों को झेलता है। ऐसे ही आज की कहानी भी इसी तरीके की घटना से जुड़ी हुई है। आज की कहानी एक ऐसे ही ऑफिसर की है जिसने अनजाने में अपने देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ किया। विदेश में बैठकर उसने वहाँ के एजेंट्स की सारी जानकारी अपने विरोधी जो कि उसकी दोस्त बनकर उससे जानकारी जुटा रही थी उसको दे दी और जब उस पर ये बातें बाहर आई तो उस पर जो देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा, इससे वो लड़का भी सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने अनजाने में मुझसे क्या पाप होता रहा और मैंने अपने देश के साथ कैसी गद्दारी कर दी। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है।
आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक केस के बारे में। इस लड़के का नाम है सत्येंद्र सिवाल। ये सहायक सुरक्षा में एमटीएस जो कि एक मल्टीटास्किंग स्टाफ है वहाँ पर काम करता है। रूस के अंदर एक इलाका है मॉस्को, वहाँ पर एक दूतावास है, एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर ये काम करता है। और इसकी पोस्ट जो कि एमटीएस के अंदर थी वो उस पोस्ट पर सुरक्षा के उस पे काम करता था और इसकी पोस्ट का नाम था इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसको IBSA भी बोला जाता है। कई सालों से वहाँ पर ये काम कर रहा था। ये अपने काम में बहुत ईमानदार और सही लड़का था, मगर बीच बीच में काम से थोड़ा सा बोर होके थक के सोशल मीडिया यूज़ किया करता था और सोशल मीडिया में ही वो फेसबुक चलाया करता था। फेसबुक में उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, उसमें एक लड़की की आईडी होती है जिसका नाम होता है पूजा मेहरा। वो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। वो उसकी आईडी में जाता है, उसके आईडी में कुछ तस्वीरें थी, कुछ डिटेल्स थी, उतनी ही जानकारी के साथ वह उसे देखता है तो वो लड़की बेहद खूबसूरत लगती है और वह उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, कई पिक्चर्स को लाइक्स कर देता है। इस पर उधर से बातें चालू हो जाती हैं। उस पर जब एक दूसरे के काम के बारे में बातें होती हैं, चैटिंग किया जाता है, मैसेंजर जो होता है फेसबुक का, उस पर वो लोग चैटिंग करते हैं और बाद में धीरे से नंबर्स भी शेयर हो जाते हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने प्रोफेशन के बारे में बताती है कि मैं एक रिसर्च करने वाला काम करती हूँ, छोटी छोटी डिटेल्स को रिसर्च करके उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाया करती हूँ और मैं इंडिया में ही रहती हूँ, इंडिया की ही रहने वाली हूँ, बट फिलहाल मैं कनाडा में अपने किसी रिलेटिव से मिलने आई हुई हूँ। इस तरह की कई बातें वो लड़की अपने बारे में जब डिटेल्स में बताती है, अपने पिता के काम के बारे में, अपने रिलेटिव जिससे वो मिलने आई थी उनके काम के बारे में, उसके पिता थोड़े नाम वाले व्यक्ति थे उनके बारे में, वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। इस पर वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगती है, उसका बैकग्राउंड उसे बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से वो लोग नॉर्मल कॉल फिर धीरे से वीडियो कॉल पर बातें करने लगते हैं। जो तस्वीरें उसने फेसबुक की प्रोफाइल पर देखी थी वही हूबहू लड़की उसे वीडियो कॉल पर भी नज़र आती है। ये लड़का जो होता है ये बेसिकली वो जो रहने वाला होता है वो तो यूपी में एक इलाका है हापुड़ से करीबन 7 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है श्यामपुर, जिसको शाह महिदुनपुर भी कहा जाता है। ये वहां का रहने वाला था और फिलहाल अपनी जॉब के लिए रूस में सेटल था। इस पर लड़की जो है डिटेल्स में उसके काम के बारे में जब खुद के बारे में बताती है तो वो लड़का भी सुनता है और जब वो उसके काम पर इंटरेस्ट लेने लगती है तो लड़के को लगता है कि एक रिसर्चर है तो ये अपने रिसर्च में इसको शामिल कर रही है, तो वो भी कैजुअली उसको सारे बातें बताने लगता है। वो उससे पूछती है कि आप क्या ये जो काम है, अपने तो बड़े मज़े हैं, आप एम्बेसी में रहते हैं, रूस में रहते हैं, वहाँ पर आप क्या काम करते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर हम ऑफिसर्स को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, इस गुप्त ट्रेनिंग के बारे में जो कि ये सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ करना था, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे ऑफिसर्स कितने हैं रूस में, रूस से इंडिया का किस तरीके का रिश्ता है, किस तरीके के रिलेशंस हैं, वो सारी बातें वो उस लड़की को बताने लगता है। कितने ऑफिसर्स यहाँ पर फिलहाल इंडिया में है, किस किस इलाके में है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, कितने फिलहाल नंबर्स डिटेल्स में वो नंबर बता देता है कि इतने हैं, यहाँ है, वहाँ है, और सारी बातें वो लड़की सुनती है। रूस से एक्चुअली इंडिया जो है वो रूस से हथियार लिया करता था, ये सारी जानकारियां उस लड़की को पता चल जाती है। दरअसल बाद में मामला सामने आता है कि वो लड़की उस खुफिया एजेंट है पाकिस्तान की और उसने झूठा नाम देकर गलत आईडी बनाकर उस लड़के को हनी ट्रैप किया था और इसी चक्कर में वो लड़का फंसते जाता है। उस लड़के को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो अपने प्रोफेशन के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है, अपने देश के साथ छल कर रहा है। वो खुफिया एजेंट जो था, वहां पर इंडिया में एक खुफिया एजेंसी है जो लगातार इस तरीके के कॉल्स को ट्रैक किया करती है, स्पेशली अपने ऑफिसर्स के बैकग्राउंड में ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कहीं ये लोग कोई गलती या कोई छल तो नहीं कर रहे हैं देश के साथ। और ऐसे ही रिकॉर्ड में लगातार जब इस नंबर से डायरेक्ट बहुत बातें होती हैं, बहुत चैटिंग्स होती है, तो खुफिया एजेंसी उनकी बातों को सुनना चालू करते हैं। अगर तो वो नॉर्मल बातें होती हैं तो वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, मगर जब ये लोग सुनते हैं कि सारी डिटेल्स शेयर की जा रही है तो इस पर वो लोग उस लड़की की डिटेल्स जब बाहर निकलवाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो पाकिस्तान की एजेंट है। इस पर बहुत
जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जो ऑफिसर है ये रूस से इंडिया छुट्टी में आया हुआ है। तो 28 जनवरी 2024 को वो अपने गांव आता है और जो वहाँ की मेरठ की एटीएस यूनिट टीम है, एटीएस जो है वो अलर्ट हो जाती है। उन्हें नजर रखने को कहा जाता है इस लड़के पर, और इस ऑफिसर पर नजर रखने के बाद वो लोग उसके गांव जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो अपनी मौसी के किसी शादी में मौसी के गांव गया हुआ है। तो वो लोग उसकी तलाश में लग जाते हैं और ये लड़का सत्येंद्र सिवाल 4 फरवरी 2024 को अपने अरेस्ट हो जाता है गांव में। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। वो तो छुट्टी मनाने को आया हुआ था, मगर उसे अरेस्ट करने के बाद उसे कई तरीके के सवाल किए जाते हैं जिनका जवाब वो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो इन सवालों के लिए वो रेडी ही नहीं था। उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया था। उससे अनजाने में जो इतना बड़ा अपराध हो रहा था उसकी जानकारी, उसकी भनक भी उसको नहीं थी कि उसने एक ऐसी लड़की के साथ अपनी डिटेल्स शेयर कर दी। हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे वो रिसर्च करने वाली ही क्यों ना हो। उससे गलती तो हुई थी, मगर वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंट है, जिसने झूठ बोलकर उसे ट्रैप किया था और अपने बातों के जाल में फंसाकर सारी इंफॉर्मेशन उससे लेती रही और आगे भी लेती रहती। मगर जो खुफिया एजेंसीज थी इंडिया की, उन्होंने इसको पकड़ लिया और इसकी चाल को बीच में ही कहीं ना कहीं वो रोकने पर कामयाब हो गए। फिलहाल वह ऑफिसर जो है सलाखों के पीछे है। शायद उसे आगे की जिंदगी भी सलाखों के पीछे ही काटनी पड़े। उसने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी उसे क्या सजा मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है। और उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, बट इस पर बहुत अच्छे से डिटेल्स में जांच की जा रही है और इस बात का खुलासा जल्द ही होगा कि आखिर मामला था क्या। इस कहानी को सुनाने का, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी पर भी इल्जाम लगाना नहीं है, केवल आप तक सत्य घटना पहुंचाना है और लोगों को जागरूक करना है कि कभी भी दूर से किसी को भी अपना ना समझे और अपनी पर्सनल डिटेल्स, चाहे आप फौजी हो चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जहां तक हो सके अपनी डिटेल्स अपने फैमिली और अपने पास ही रखें, लोगों तक शेयर करने से बचें। नमस्कार।